हेलो। हाँ, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ये चैप्टर आपके आया हुआ है चैप्टर 2 आईसीएसई बुक में कंसाइज के, और एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आया हुआ है। क्लास 9 में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि सेल क्या होता है। सेल होता है एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बॉडी का, और उसके अंदर वो भी एक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन्स से ह्यूमन बॉडी बनता है, वैसे ही सेल में भी बहुत सारा ऑर्गन्स होता है और एक हार्ट होता है जो कि न्यूक्लियस होता है, और सेल उससे बनता है। क्लास 9 में ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे, वो अभी इतना मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप मेरा 9 का वीडियोज़ में देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले, अच्छा, क्रोमोसोम कहाँ आपको मिलेगा? क्रोमोसोम आपको मिलेगा न्यूक्लियस में। हम लोग जानते हैं हम लोग के होता है हार्ट, वैसे ही सेल के पास हार्ट के जगह क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये है क्रोमोसोम का आपका डायग्राम। ये आपका क्रोमोसोम ऐसा दिखता है एक्स शेप में, ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है। ये ये जो आपका सिंगल वाला डायग्राम है, ये है आपका क्रोमोसोम। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हम लोग आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तो मैं रीड करता हूँ, रीड करने के बाद मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, और जिसको इंग्लिश में अगर रीड करने से ही समझ, क्योंकि मैं एकदम बेसिक इंग्लिश यूज़ किया हूँ ये अपना प्रेजेंटेशन तैयार करने में। Structure of chromosomes. In the nucleus of each cell, the DNA molecule is packaged into thread-like structure called chromosomes. हर न्यूक्लियस में, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एक्सेप्ट आरबीसी, और भी कुछ थोड़ा बहुत सेल्स होता है। ऐसे बेसिकली हर सेल, जैसे हर ह्यूमन बीइंग में हार्ट होता है, वैसे ही हर सेल में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक मॉलिक्यूल रहता है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, उसका नाम क्या है? डीएनए। डीएनए, उसका फुल फॉर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डी, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। इसको आप लोग अलग से भी पढ़ सकते हैं या तोड़ तोड़ के डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या लिखा हुआ है? हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। वो पैक रह के प्रेजेंट रहता है, क्योंकि आप ये जो क्रोमोसोम का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम बनता है डीएनए मॉलिक्यूल से। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये जो एक्स है, डीएनए तो बहुत एक मॉलिक्यूल टाइप का, ये बहुत सारा डीएनए मिल के ये पैक होता है। तो क्या है? क्रोमोसोम, डीएनए मॉलिक्यूल इज पैक्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो पैक होके बनता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब हर क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए टाइटली कॉइल्ड। कॉइल्ड मतलब आप लोग टेलीफोन का वायर देखे होंगे, तो ऐसे गोल 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 जो चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉइल्ड। टाइटली कॉइल्ड मतलब क्या? एक दूसरे से जोर जोर से बांधा है, मतलब ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है तो इसमें जोर जोर से टाइटली कॉइल किया है। कौन कॉइल करता है? प्रोटीन्स। मतलब फिक्स नंबर ऑफ एक प्रोटीन्स होता है, आपके बुक में भी लिखा होगा 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। वो उसका फंक्शन क्या होता है इसके बाद ही में लिखा है, डेट सपोर्टेड स्ट्रक्चर, जो डीएनए का स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप ये वाला डायग्राम देखते हैं तो ये जो एक डीएनए है, ये वाला, ये जो आपका फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये आपका थोड़ा आराम से, मतलब ऐसे अच्छे से समझाया हुआ है इसमें आपको डीएनए का स्ट्रक्चर। और ये जो अगर आप दूसरा वाला डायग्राम देखेंगे, दूसरा वाला डायग्राम में और माइक्रोस्कोप क्या करें तो इसके अंदर ये डीएनए भी बहुत सारे चीज़ से बनता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्रोमोसोम एक बारी पहले ब्रीफ कर लेते हैं अपने। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए कि क्या, हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल पैक होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम बनता है डीएनए से, जो कि एक डीएनए टाइटली पैक होता है प्रोटीन से, जिसका नाम क्या है? हिस्टोन। और हिस्टोन का काम क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर। अच्छा, अब नेक्स्ट पैरा में आप देखिएगा लिखा हुआ, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 50% प्रोटीन एंड 50% डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स किससे बनता है? 50% प्रोटीन मतलब 50% हिस्टॉन्स और 50% डीएनए। आपके कंसाइज बुक में ये 40-60% होगा, तो ये 50-50 ही आप पढ़िएगा, क्योंकि यही करेक्ट है अभी के डेट में। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ मैनी क्रोमैटिन थ्रेड्स।
ईच कंटेनिंग डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम किससे बनता है? बहुत सारा क्रोमैटिन थ्रेड। ये जो डीएनए होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस के स्टार्टिंग में क्रोमैटिन थ्रेड। ये मैं आपको बताया था ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? आपका न्यूक्लियस के अंदर। तो किस में प्रेजेंट रहता है? क्रोमैटिन थ्रेड्स में। तो अब क्रोमैटिन थ्रेड में वो डीएनए में कंबाइन होता है क्या? प्रोटीन्स। उसको अपने आप को कॉइल करता है। वो कॉइल करने के बाद अपने आप को क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में दो टाइप का सेल होता है। एक होता है सोमैटिक सेल्स, एक होता है गैमेटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स से आप मतलब से समझ सकते होंगे, सोमा से मतलब फॉर ग्रोथ। तो सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है जो सेल्स ग्रोथ, रिपेयर या रिप्लेसमेंट के काम आता है, या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक बॉडी जब फ्यूज़ करके दो ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी फर्टिफ्यूज करके एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इट इज़ बेसिकली फॉर ग्रोथ। अच्छा, अब हम लोग के बॉडी में सेल्स एक डिफाइन है। हम लोग के बॉडी में क्रोमोसोम नंबर डिफाइन रहता है। तो हम लोग के बॉडी में कितना क्रोमोसोम नंबर रहता है? 46 क्रोमोसोम्स रहेगा। तो जो सोमैटिक सेल्स है वो तो ग्रोथ सेल्स है। अच्छा, अब ग्रोथ सेल्स और गैमेटिक सेल्स का काम क्या होता है? आगे जाके वो लोग फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, ऑल लिविंग बीइंग स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? वो जो सिंगल एग जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? गैमेटिक सेल्स। तो हम लोग यहाँ देखिए कि ये जो सोमैटिक सेल्स होता है उसमें कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट है? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो मैं आपको यहाँ जैसे बताया था कि क्रोमोसोम्स अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है जो आपका सर्कल किया हुआ है, और वही अपने आप को रेप्लिकेट करके एक एक्स स्ट्रक्चर बना लिया, और बीच में वो जुड़ा रहता है सेंट्रोमियर से। एक टेप टाइप का बीच में जो एक्स के लगा हुआ है वो उसका नाम होता है सेंट्रोमियर। तो अब यहाँ आ जाते हैं। तो सोमैटिक सेल्स में क्या बोला? 46 क्रोमोसोम। अब 46 क्रोमोसोम है, ये तो पेयर करके है, तो 46 का अगर आप बाई 2 कर देंगे, क्योंकि दो दो के पेयर में, तो बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स मतलब इन दी ग्रोथ सेल्स, मतलब इन ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो गैमेटिक सेल्स होता है उसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स है पेयर में, लेकिन हम लोग मियोसिस, जब हम लोग रिडक्शन प्रोसेस जब पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न आगे जाके, तो उसमें हम लोग समझेंगे तो कि जब सेल अपना ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर लेता है, उसके बाद मियोसिस में गैमेटिक सेल्स क्या करता है? वो जो डुप्लीकेट कर लिया है, ये जो एक्स बन गया है, इसमें से ये एक पार्ट दे देता है गैमेट सेल्स को। जो गैमेट सेल्स क्या है? मेल में सपोज स्पर्म, फीमेल में क्या हो गया? ओवा। तो ये क्या है? इसको वो अपना आधा क्रोमोसोम नंबर दे देता है। वो क्यों देता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी ब्रीफ में बता देता हूँ। वो आधा क्रोमोसोम उसको इसीलिए देता है ताकि आधा मेल के पास है, आधा फीमेल के पास है, ये दोनों फ्यूज़ होके ही तो ऑफस्प्रिंग आएगा ना। आज एक बच्चा में लेकिन जिसका ज़्यादा होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा ले लेता है, लेकिन फ्यूज़ किसका होता है? दोनों का हेरिडिटी, दोनों का कैरेक्टर्स फ्यूज़ होता है। तो आई होप आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आप लोग का हल्का फुल्का क्लियर हो गया होगा अभी ब्रीफ। अच्छा, अब कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू सेल डिवीजन। स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। वो टर्म्स क्या होते हैं? एक होता फर्स्ट क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियस। अच्छा, अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो जब ये हम लोग जब एक न्यूक्लियस जब एक सेल छोटा होता है, तब सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है। मतलब एक, अगर आप बुक में देखेंगे तो पूरा एकदम चैनल टाइप का बना रहता है, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एकदम गोल 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 साइज, अब पूरा न्यूक्लियस उसमें भरती रहती है। तो वो वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में जब सेल छोटा रहता है, ग्रोथ फेज में रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटिन। अच्छा, वो जो क्रोमैटिन है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो आगे जाके किससे मिल जाता है? प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से, टू फॉर्म कंडेंस स्ट्रक्चर, टू फॉर्म कंडेंस स्ट्रक्चर। ये जो सिंगल वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो सिंगल वाला आप जो देख रहे हैं क्रोमोसोम, ये क्या है? एक सिंगल क्रोमैटिड। ये क्या है? एक सिंगल क्रोमैटिड फॉर्म ड्यू बाय दी क्रोमैटिन, फॉर्म बाय दी क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिड क्या है? कंडेंस्ड, मतलब डिस्टिंक्ट दिखना जब चालू हो जाए क्रोमैटिनिक शेप में, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? क्रोमैटिड। सेंट्रोमियर क्या होता है?
सेंट्रोमियर एक पॉइंट होता है, कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट। कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट मतलब एकदम जुड़ा हुआ पॉइंट होता है दो क्रोमैटिड को जो मिला के क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये आपका एक क्रोमैटिड है, ये आपका एक क्रोमैटिड है। ये जब बीच वाला पार्ट से ये जब जुड़ जा रहा है तब ये क्या बना ले रहा है, एक क्रोमोसोम पूरा एक्स से। ये लेकिन जब ये सिंगल होता है तब ये क्या होता है, क्रोमैटिड। जब ये इससे जुड़ जाता है तब ये क्या बनेगा, एक क्रोमोसोम। अब लास्ट है जीन्स। अच्छा, अब डीएनए का हम लोग पहले काम पढ़ते हैं। डीएनए हम लोग पढ़े कि क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली क्या रहता है, डीएनए रहता है। तो जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या रहता है, रैम रहता है, डाटा रहता है। वैसे ही फ़ोन के अंदर, वैसे ही आपका इसके अंदर हम लोग के बॉडी के अंदर ये जो डेटा है, सपोज़ हम लोग बोलते हैं ना कि ये अपने पापा के ऊपर गया, ये अपनी मम्मी के ऊपर गया है। तो क्यों मम्मी पापा के ऊपर गया, उसका नेचर जा सकता है, उसका बोलने का तरीका, उसका आँख का कलर, उसका बाल का कलर, उसका बॉडी का कलर, उसका जेंडर, बेसिकली उसके अंदर का थिंकिंग कैपेसिटी, वो सब क्या होता है, हेरिडिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीन्स क्या है, तो डीएनए का एक पार्ट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटी से डील करता है, जो ये सब स्टोर करता है डीएनए के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। डीएनए एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अपना प्रोटीन ये सब का भी काम होगा। एक पार्ट उसका स्टोरेज के काम करता है, क्या, डेटा स्टोरेज का काम करता है। वो डेटा स्टोरेज वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली जीन। और आगे जाके जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इसी को एलीली भी बोला जाता है, लेकिन अभी हम लोग इसको जीन ही में रखते हैं। इसको क्या है, जीन। अच्छा, अब जीन का डेफिनेशन मेरे साथ पढ़िए। अ पोर्शन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल में से एक पोर्शन दैट सर्व्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। वो किस लिए सर्व करता है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब जो एक हेरिडिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। ये अगर यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो जीएनए क्या है, जीन क्या है, एक पोर्शन ऑफ, एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक पोर्शन जो सर्व करता है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी का, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन और टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। दूसरा पॉइंट क्या है, जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन ऑफस्प्रिंग विल हैव by transmitting information in the sequence of nucleotides on short sections of DNA। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स। जीन कंट्रोल करेगा, मतलब वो जीन कंट्रोल करेगा कि वो जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा हुआ है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा ट्रांसमिट होगा, कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा, बाई दी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बाई दी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप एक ध्यान में रखिए कि न्यूक्लियोटाइड्स एक टर्म आया था। अ जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए मेड अप ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जीन एक डीएनए का पार्ट होता है जो किससे बनता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज़ नॉट सेपरेट एंटिटी। जीन, बहुत लोग बोलते हैं कि जीन सेपरेट होता है, नहीं, जीन होता है डीएनए का पार्ट। जीन किसका पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हम लोग डीएनए बहुत देरी से कर रहे थे, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से एक और बार आप लोग डीएनए का डायग्राम देख लीजिए तो आपके आसानी हो जाएगा एक बारी। तो ये डीएनए का आपने डायग्राम देख लिया, तो आइए रीड करिए। द डीएनए इन क्रोमोसोम्स फॉर्म द बेसिस फॉर द जेनेटिक कोड। जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है वही है बेसिक जेनेटिक कोड का, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी, ट्रांसफ़र ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफ़र ऑफ फीचर्स, जो आप बोलोगे वही, वो किसके अंदर स्टोर रहते हैं, डीएनए। तो डीएनए क्या है, मेन बेसिक है जेनेटिक कोड का। क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन मेन पार्ट क्या है, डीएनए। तो डीएनए क्या है, डीएनए इज मेड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए किससे बनता है, छोटा छोटा पार्ट से डीएनए बनता है। डीएनए एक साथ एक लंबा चेन नहीं है, वो क्या, छोटा छोटा पार्ट से बनता है। एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब डीएनए हम लोग देखिए एक ऐसे स्टैंड टाइप का, एक सीधा स्टैंड टाइप का रहता है। तो ये जो स्टैंड है ये भी पार्ट से बनता है। ये पार्ट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड।
और बेसिकली डीएनए अगर आप इसका डायग्राम देखिएगा तो ये हमेशा एक डबल हेलिक्स फॉर्म में रहेगा। डबल हेलिक्स फॉर्म में मतलब ये एक स्टैंड दूसरा स्टैंड से ओवरलैप करेगा। ये डायग्राम 1 अगर आप देखिएगा तो इसमें एक स्टैंड ब्लू कलर का जो स्टैंड है दूसरा वाला स्टैंड के साथ मिला हुआ है। तो ऐसा टाइप का सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स। तो two strands of nucleotides join and twist around to form a spiral staircase. This is called double helical structure. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दो ठो डीएनए का स्टैंड, ये जो डार्क ब्लू वाला स्टैंड दिख रहा है डायग्राम 1 में, एक दूसरे के साथ कॉइल किया हुआ है। मतलब कैसे, ट्विस्ट टर्न करके एक लैडर टाइप का बनाया है, दिख रहे हैं आप, बीच में ऐसे लाइन लाइन का लैडर है। वो लैडर होता है, वो लैडर भी एक न्यूक्लियोटाइड का ही पार्ट है। मतलब ये एक पार्ट पार्ट करके पूरा एक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल हेलिक्स स्टैंड। डबल हेलिक्स मतलब ये देखिए ना, एकदम घुमा के सीढ़ी बनाया है पूरा। अच्छा, अब हम लोग समझ गए कि डीएनए क्या पार्ट से बनता है। डीएनए का स्टैंड और पूरा वो जो लैडर का स्ट्रक्चर है वो क्या पार्ट से बनता है। हर पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट, हर पार्ट का नाम होता है न्यूक्लियोटाइड, और हर पार्ट के अंदर 3 चीज़ प्रेजेंट रहता है। 3 चीज़ प्रेजेंट रहता है। ये वाला अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं तो इसमें जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है इसमें प्रेजेंट रहेगा फॉस्फेट, शुगर, और ये जो डंडी निकला हुआ है साइड से, मतलब जो सीढ़ी में हम लोग जो जगह पे चढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो चीज़ को रंग्स। लैडर में जब हम लोग चढ़ते हैं, जहाँ अपना पैर रख के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंग्स। तो ये देखो, ये ब्लू वाला डायग्राम है। सबसे ऊपर से अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड, सबसे ऊपर से अगर हम लोग देखें तो ये वाला पार्ट है न्यूक्लियोटाइड 1। तो इसमें ये जो डार्क ब्लू वाला, ये नंबर 1 में आएगा फॉस्फेट, फिर दूसरा आएगा शुगर। तो ये लोग कहाँ है, स्टैंड में जुड़ा रहते हैं। उसके बाद ये जो पहला वाला डंडी निकला है इसमें नाइट्रोजीनियस बेस नंबर 1, फिर ये रहा न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, ये रहा। तो यहाँ भी रहेगा फॉस्फेट, शुगर, और यहाँ नाइट्रोजीनियस बेस नंबर 2। तो बनता किससे है ये टोटली, ये बनेगा आपका फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस से। तो आपका नाइट्रोजीनियस बेस 4 टाइप का होता है। ईच न्यूक्लियोटाइड, तो हम लोग अभी देखें तो स्टैंड है, स्टैंड पार्ट से बनता है, हर पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब 3 टाइप से बनता है। ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 पार्ट्स, हर न्यूक्लियोटाइड में 3 तो पार्ट्स होता है। और फॉस्फेट ग्रुप विच इज़ द बैकबोन ऑफ द डीएनए, एक तो फॉस्फेट रहेगा एक एलिमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। ग्रुप क्यों, क्योंकि एलिमेंट हमेशा एक ग्रुप में रहता है, फॉस्फेट एक तो कभी नहीं रहेगा, वो तो यूनिवर्स में बहुत सारा है। तो क्या है, एक फॉस्फेट प्रेजेंट रहेगा डीएनए के। ये 2 तो स्टैंड है, ये डबल हेलिक्स, ऐसे ऐसे करके अगर बनेगा। तो यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड का हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग एक पार्ट उसमें से निकाल के पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा स्टैंड में, फॉस्फेट, उसके नीचे जुड़ा रहेगा एक शुगर जिसको हम लोग पेंटोस भी बोलते हैं, और उससे एक साइड में एक डंडी निकला होगा जिसमें हम लोग पैर रख के सीढ़ी में चढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस। अब नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ आप देखिएगा 4 टाइप का होता है, GTAT। कितना टाइप का होता है, GTAT। अब बेसिकली ए टी से कंबाइन करते हैं, जी सी से कंबाइन करते हैं। ये वाला अगर आप देखिएगा, ये वाला डायग्राम, तो इसमें ये वाला जो डायग्राम है, ये जो ब्लू वाला है, ये नंबर 1 डायग्राम जो है, हाँ, तो इसमें आप अभी देखिएगा अगर, तो इसमें ये जो रेड रंग का जो रंग है, ये क्या है, अगर इसको हम लोग ए बनाते हैं, इसको अगर हम लोग ए बनाते हैं तो ये ग्रीन वाला को हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, टी। सॉरी, एक्चुअली आज मैं फ़ोन से कर रहा हूँ इसलिए मेरे को पीपीटी में थोड़ा इशू हो रहा है टाइपिंग में। और ये जो डार्क ब्लू कलर का है, इसमें क्या जुड़ा रहेगा, वो न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट और शुगर, और नाइट्रोजीनियस बेस मिला के मतलब क्या बनाएगा, लैडर, रंग्स, जिसके ऊपर आप पैर रख के चढ़िएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इसमें से नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी रिस्पॉन्स करता हूँ। तो 4 टाइप का नाइट्रोजीनियस बेस होता है, क्या, ATGC, हमेशा याद रखिएगा, A2T G2C, A2T G2C। ए का नाम एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन। अगर आप चाहे तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे आईडी पे, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, मैं आपको ये पीडीएफ अच्छे से आपको सेंड कर दूंगा, और अपनी रिकॉर्डिंग भी अगर आप चाहे तो मेरे से टीचमेंट में आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल्स में ये सारे प्रेजेंटेशन और ये रिकॉर्डिंग्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन द बेसेस ऑन द हेलिक्स फॉर्मिंग द स्टेप्स ऑन द डीएनए लैडर। तो
ये जो हेलिक्स जो बन जाता है, ये जो हम लोग का जो हेलिक्स बन गया है ब्लू कलर का, इसके नीचे क्या बन जाता है, बेसिस ऑफ लैडर। अब ये लैडर में चलने के लिए मतलब ये वाला जो डीएनए है ये दूसरा वाला डीएनए से जुड़ेगा, तो लैडर को जोड़ने के लिए, बेस बनाने के लिए कौन आता है, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काम में आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है ये मॉलिक्यूल के साथ। डीएनए एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल और एलिमेंट तो बॉन्ड कर ही सकता है एक दूसरे के साथ। अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस मेक्स अप द जेनेटिक कोड। अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस जो बना हुआ है, ये जो हम आपको बताया ना, एक लैडर फॉर्म कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड से ऐसे ऐसे करके डबल हेलिक्स एक लैडर ये जो बना दिया है, ये जो लैडर बना दिया है, इसमें जो बीच का रंग है ये क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस। अब इसका जैसे अरेंजमेंट किया हुआ है उस हिसाब से डीएनए ट्रांसफ्यूज होगा। इसके सीक्वेंस के हिसाब से क्या डीएनए ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ईच जीन, लास्ट लाइन में हूँ मैं, ईच जीन इज अ डीएनए मॉलिक्यूल। ईच जीन इन अ डीएनए, हर मॉलिक्यूल, हर डीएनए मॉलिक्यूल का जो जीन होता है कैरीज द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ सिंगल काइंड ऑफ प्रोटीन। वो क्या, वो एक ही टाइप का कैरेक्टर या एक ही टाइप का इंस्ट्रक्शन लेके जाते हैं। सपोज जैसे मेरा डीएनए 1 में है कि मेरा ब्लैक कलर जाएगा उसमें बाल का, तो वो वाला डीएनए के अंदर जीन क्या स्टोर रखेगा कि हाँ हमको जाके ऑफस्प्रिंग में बाल का ही कलर देना है, हम और कुछ नहीं करेंगे। जैसे मेरा आईलिड्स ब्लैक है तो वो वाला जीन मेरा जाए, वो वाला जो डीएनए है उसके जीन में खाली यही रहेगा कि आगे जाके वो ब्लैक देगा और उसका कोई काम नहीं होगा। तो सारा जीन का अपना एक स्पेसिफिक काम रहता है। तो अच्छा, अब आई होप यहाँ तक आपका डिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिड क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आपका पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? अच्छा, हम लोग जानते हैं सेल डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करेगा तभी नया सेल प्रोड्यूस होगा। सेल डिवाइड क्यों करता है? सेल बहुत सारे रीज़न के लिए डिवाइड कर सकता है, ग्रोथ के लिए। जब हम लोग छोटे होते हैं, छोटे से बड़े तो होंगे, तो छोटे से जैसे जैसे बड़े होंगे हम लोग का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ कैसे इंक्रीज़ होगा? जब अंदर का हम लोग सपोज़ एक बिल्डिंग बनाए, सेल क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो जैसे एक ब्लॉक रखे, दो ब्लॉक रखे, अगर बिल्डिंग को हम लोग को बढ़ाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक भी बढ़ाना पड़ेगा, ईटा भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो सेम एज इन द केस ऑफ सेल्स, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो एज दे ग्रो, तो हम लोग का लाइफ भी वैसे ही ग्रो होता है। तो सेल साइकिल को बेसिकली 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो जब एक सेल डिवाइड होने के बाद एक सेल, जब एक नया सेल पैदा होता है, हम लोग भी जब ऑफस्प्रिंग जब एक जन्म लेता है, उसको एक अडल्ट्री स्टेज में पहुंचने के लिए उसको एक लंबा सारा स्पैन 18-20 साल का गुजारना पड़ता है। उसके बाद वो फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन या शादी उसका जो होगा, हम लोग ह्यूमन्स है, हम लोग का शादी के बाद हम लोग फर्टिलाइज करेंगे, तो हम लोग का एक लंबा सारा पीरियड निकालना पड़ता है। उसमें हम लोग का अडोलेसेंस आ गया, इन्फेंट एज आता है, किड एज आता है, टीनेज एज आता है, अडल्ट एज आता है, ये 3-4। तो वैसे ही ऐसा हम लोग का साइकिल चलता रहता है ना, फिर आगे जाके हम लोग डेथ कर जाते हैं, फिर नया जन्म लेते हैं, तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो वैसे ही सेल का भी एक साइकिल होता है। तो सेल का साइकिल को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल जब जन्म लेता है तो सेल एक फेज़ में रहता है, इंटरफेज। सेल कौन से फेज़ में रहता है? इंटरफेज। जैसे हम लोग बचपन के फेज़ में रहते हैं, सेल रहता है इंटरफेज में। ये फेज़ में सेल अपने आप को, अपना ऑर्गन ये सब सारा एकदम ग्रो करता है, और सेल अपने आप को एकदम फुल्ली फ्लेज बना लेता है कि या तो वो आगे जाके डिवाइड करेगा, या तो वो कुछ नहीं, परमानेंट सेल बन जाएगा। वो अपने आप को पूरा एक शेप में, फुल ग्रोन शेप में, मैच्योर्ड शेप में ले आता है। तो फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। तो अब हम लोग सेल साइकिल समझ गए, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आ गया माइंड में कि सेल साइकिल क्या होता है। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ते हैं। द सेल साइकिल इज़ अ 4 स्टेज प्रोसेस। सेल साइकिल क्या एक 4 हिस्सों में बांटा गया प्रोसेस है, जिसमें बेसिकली प्रोसेस का सबसे पहला है G1 फेज़। G1 को हम लोग ग्रोथ 1 बोल सकते हैं, गैप 1 फेज़ बोल सकते हैं, दूसरा सिंथेसिस फेज़, तीसरा G2 फेज़ या ग्रोथ 2 फेज़ या गैप 2 फेज़, और चौथा होता है सेल डिवीजन फेस या परमानेंट। सेल के पास ऑप्शन रहता है, तो उसको हम लोग माइटोसिस, मियोसिस कोई भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ माइटोसिस लिखा है क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग अभी सोमैटिक सेल्स का बात कर रहे हैं। तो सारे सेल्स लोग क्या, सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं, माइटोसिस डिवीजन करते हैं, मतलब 1 से 2 होते हैं, 2 से 1 नहीं होंगे, 1 से 2 होंगे। विच ए सेल अंडर ग्रोज एट इज ग्रोज एंड डिवाइड। तो माइटोसिस में क्या होता है, सेल ग्रो करता है और डिवाइड करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द साइकिल द सेल, अच्छा जब उसका
इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है, ये जो G1S और G2 फेज़ है, ये जब सेल का कंप्लीट हो जाता है तब सेल आइदर G1 वापस से चालू करता है, सेल वापस से इंटरफेज में करता है, सेल को बोलता है नहीं भाई हमको ज़िंदगी ख़राब है, हमको डिवीज़न ये सब में नहीं जाना है। या तो सेल बोलता है कि नहीं हमको अब हमको जाना है, हमको फर्टिलाइज, अब हम हो गए अडल्ट, जैसे होता है ना हम लोग भी ह्यूमन बीइंग में, बहुत जन बोलेगा हमको अब चलो शादी करना है, मेरा टाइम आ गया, और बहुत जन क्या बोलेगा कि नहीं भाई नहीं, अभी इंटरफेज अभी छोड़ो, हम संन्यास लेगा, हमको परमानेंट लाइफ चाहिए, शादी वादी का चक्कर ये सब छोड़ो। तो ये क्या है, हम लोग में भी दो दो सब एंगल एक नहीं होता, तो वैसे ही सेल में भी एक्सेप्शंस हमेशा रहता है। और हमेशा रिमेंबर रखना कि ये साइंस जब भी आप पढ़ो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो चलिए इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस का ग्रोथ वन फेज पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग का इन्फेंट फेज होता है वैसे ही ये लोग का सिमिलरली ग्रोथ वन फेज होता है। तो G1 फेज में क्या होता है, सेल इंक्रीजेज इन साइज। तो सेल जब डिवाइड करने के बाद नया सेल फॉर्म होता है तो उसका साइज, इससे सही बात है, छोटा रहेगा, क्योंकि 1 से 2 सेल प्रोड्यूस हुआ है तो उसका साइज तो छोटा ही रहेगा। तो सेल क्या करता है जी ग्रोथ वन फेज में, सबसे पहले अपने आप को साइज में बड़ा करता है। और दूसरा क्या, सेल्यूलर कंटेंट्स आर डुप्लीकेटेड। दूसरा क्या होता है, उसके अंदर जो सेल्यूलर कंटेंट्स होते हैं, अच्छा आज जब जो फ़ोन वोन खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ तो ऐप रहता है आपका इनबिल्ट, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये सब क्या आपका इनबिल्ट रहता है। और कुछ होता है जो आपको बाहर से डालना पड़ता है। तो जो बाहर से डालना पड़ता है उसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डुप्लीकेटेड। तो ग्रोथ वन फेज में बेसिकली क्या होता है, सेल अपना साइज इंक्रीज करता है, और दूसरा जो उसका सेल्यूलर कंटेंट्स है, सेल अपना मतलब अपने अंदर का जो ऑर्गेनल्स है जो बना हुआ है उसको तो ठीक करता ही है, और बाद बाकी जो एक्स्ट्रा उसको इंपोर्ट करना होता है वो करता है। अब दूसरा फेज़ होता है सिंथेसिस फेज। दूसरा फेज़ क्या होता है, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर रहता है जिसके अंदर क्या रहता है, डीएनए। तो जो डीएनए है सिंथेसिस फेज में अपने आप को बनाना चालू कर देता है। और दूसरा क्या है, ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम्स, हम बताया तो सोमैटिक सेल्स में कितना क्रोमोसोम्स रहता है, सेल में 46 क्रोमोसोम, मतलब 23 के पेयर में एक्सेस, ये ऐसे एक्सेस करके एक्स करके ये सिंगल क्रोमैटिड होता है, ये डबल क्रोमैटिड, 23 के पेयर में 46 क्रोमोसोम्स रहता है हर सेल में, इज रेप्लिकेटेड बाय द सेल। तो वो क्या कर लेता है, जैसे ये 23 है, वो अपने आप को पहले क्रोमोसोम बनाएगा एक कंडेंस शेप में आके अपने आप को रेप्लिकेट, मतलब डीएनए ये सब बनना चालू होता है, प्रोटीन। और G2 फेज में सेल अपने आप को एकदम मैक्स ग्रो कर लेता है, जितना ग्रो होना थोड़ा बहुत बाकी था। और जो लास्ट है, जो ऑर्गन्स और प्रोटीन्स है, जो सेल का ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग का बॉडी में लंग्स होता है, लंग्स, लीवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या हम लोग के बॉडी का ऑर्गन्स है, सबका डिफरेंट डिफरेंट काम है। वैसे सेल के पास भी ऑर्गन्स रहता है, लेकिन सेल छोटा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल्स। तो वो उसका भी अपना अपना काम होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, ये सबका अपना अपना काम होता है। तो वो क्या है, वो सब भी अपने आप को प्रिपेयर करना चालू कर देता है, वो लोग का जो काम। जो लास्ट फेज़ है माइटोसिस फेज़, वो अच्छा हम लोग अगर माइटोसिस देखें तो माइटोसिस फेज़ क्या होता है, माइटोसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये सब हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, और फिर माइटोसिस फेज में क्या होता है, दो नया एक सेल से डॉटर सेल फॉर्म हो जाता है। तो जब सेल एक पैदा होता है उसके बाद वो अपने आप को अडल्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए जाता है इंटरफेज में। इंटरफेज में 3 फेजेस होता है। उसके बाद सेल के पास ऑप्शन रहता है, या तो वो डिवाइड कर सकता है या वो वापस से इंटरफेज अपना कंटिन्यू कर सकता है। अब हम लोग अच्छा हम लोग 9 में पढ़े होंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। यूकैरियोटिक सेल्स आर दी सेल्स which have their nuclear membrane inside the cytoplasm, and prokaryotic cells are the cells which do not have the nuclear membrane inside their cytoplasm। मतलब प्रो और यू, मतलब ये आप टर्म से ही समझ सकते होंगे कि प्रो मतलब पुराना, यू मतलब नया। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे पुराना वायरसेस या बैक्टीरियाज होता है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होता था। कि हम लोग अभी जानते हैं कि साइटोप्लाज्म के जैसे सेल का कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस का कवरिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। लेकिन जो यूकैरियोटिक नया नया सेल आने, नया नया मॉडल्स आने लगा सेल का, उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी अपना एक डिस्टिंक्ट शेप में आता था।
तो क्या हुआ, तो ये दोनों का एक डिफरेंस कर दिया गया। अब हम लोग बेसिकली अभी यूकैरियोटिक सेल में ही हम लोग सब आते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं। उसमें माइटोसिस अच्छा, सेल डिवीजन दो टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटो का मतलब होता है ग्रोथ के लिए या फिर रिप्लेसमेंट के लिए, तो माइटो का मतलब होता है ग्रोथ। तो माइटोसिस क्यों होता है, जब सेल को ग्रो करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। और मियोसिस का काम होता है फॉर रिप्रोडक्शन और रिडक्शन। मियोसिस होता है फॉर रिप्रोडक्शन और रिडक्शन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं, मतलब ग्रोथ के लिए। ये सेल डिवीजन क्यों होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब एक से दो होगा सेल बढ़ेगा, फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल। रीड करिए ये। आफ्टर द डीएनए एंड ऑर्गेनल्स आर रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस, जब इंटरफेस सेल का कंप्लीट हो जाता है, उसमें डीएनए और ऑर्गेनल सब कुछ अच्छे से बन जाता है सेल साइकिल में, यूकैरियोटिक सेल कैन बिगिन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जो यूकैरियोटिक सेल है वो अपना माइटोसिस का प्रोसेस चालू कर सकता है। ये प्रोसेस में चालू होते ही पहला फेज जो उसमें आता है उसका नाम है प्रोफेज। व्हेन द क्रोमोसोम्स कंडेंस, जब क्रोमोसोम कंडेंस होता है मतलब एकदम डिस्टिंक्ट शेप में दिखना चालू हो जाता है, एकदम दिखना चालू हो जाता है, मतलब ये वाला जो आप डायग्राम देखेंगे इसमें ये वाला क्रोमोसोम क्या है, एकदम डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन वही अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए एक डीएनए कैसे कॉइल हो के एक क्रोमोसोम बनता है। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड क्रोमोसोम। एक सेकेंड। तो ये वाला जो हम लोग का क्रोमोसोम है, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये क्या है, कंडेंस्ड क्रोमोसोम। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द डीएनए और ऑर्गेनल्स बन जाता है इंटरफेस के बाद, सेल घुसता है प्रोफेज में, माइटोसिस के प्रोफेज में। अच्छा, अब आप एक बार ये आप लोग सुन लीजिए कि माइटोसिस दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, दूसरा भाग डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। पहले क्या होता है, सेल में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद क्या डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस डिवाइड करने वाला फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेस मतलब डिवीजन। तो चलिए, कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस का डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस मतलब उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज है उसका प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम दिखना चालू हो जाता है, कंडेंस होता है। इफ माइटोसिस proceeded without the chromosome condensing, the DNA would become tangled and break। अगर माइटोसिस बिना क्रोमोसोम ठीक से दिखे ऐसे ही चालू हो जाएगा तो डीएनए क्या हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जैसे हम बोले ना एकदम टाइटली पैक रहता है, तो क्या हो जाता है, अगर आप कोई भी चीज़ एकदम टाइटली अच्छे से बांध दीजिएगा रस्सी से तो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर वैसा कंडेंस नहीं हुआ तो क्या है, डीएनए इज़ लाइकली टू ब्रेक, मतलब डीएनए क्या है, टूट जाएगा। तो फिर आगे जाके उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं जाएगा वो बच्चा में, वो बच्चा फिर पागल भी निकल सकता है। The DNA would become tangled and break. Eukaryotic DNA is associated with many protein which can fold it into complex structure. DNA के हम लोग अभी पढ़े थे पहले कि DNA is piled up with और coiled up with proteins called histones। तो histones क्या करता है, उसको एकदम मूसने मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स मतलब गोल गोल एकदम छोटा होने में हेल्प करता है। एज माइटोस जब प्रोफेज ख़त्म हो जाता है, प्रोफेज के बाद सेल एंटर करता है मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, अगर आप ये डायग्राम देखिएगा, एक सेकेंड, ये अगर आप एक ये डायग्राम देखिएगा तो इसमें मेटाफेज में क्या होता है, ये था प्रोफेज, ये फर्स्ट वाला था प्रोफेज, ये फर्स्ट प्रोफेज। अब सेकंड वाला में अगर हम लोग देखेंगे तो ये है हम लोग का मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, ये प्रोफेज में देखिए आप लोग डीएनए आपको पूरा एकदम दिखना चालू हो गया, क्रोमोसोम XX। अब मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो दिखना चालू हो गया, वो जो अंदर एक स्पिंडल फाइबर क्रिएट हो जाता है। ये जो आप लाइन लाइन देख रहे हैं ना अंदर, ऐसे ऐसे लाइन लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये क्रिएट हो जाता है और जो क्रोमोसोम है ये स्पिंडल फाइबर के ऊपर एकदम लाइन वाइज अरेंज हो जाता है, अपने आप को अरेंज कर लेता है। उसके बाद का फेज़ आता है आपका एनाफेज।
एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम वापस से अपने आप को सेपरेट कर लेता है। क्रोमोसोम हम लोग बताए थे, ये जो स्टार्टिंग वाला फेज़ होता है, ये क्रोमोसोम पहले रेप्लिकेट करके ये जो बनता है, ये वापस से एनाफेज में जाके अपने आप को क्या कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। अब ये अपने आप को जब सेपरेट करता है, उसके बाद ये घुसता है टेलोफेज में। लास्ट फेज कौन सा है कैरियोकाइनेसिस का, टेलोफेज। टेलोफेज में घुसने के बाद ये जो दो ठो क्रोमोसोम इस साइड आ गया, ये इस साइड आ जाता है, ये इस साइड चला गया, और फिर जाके ये दो ठो नया न्यूक्लियस फॉर्म कर देता है एक ही सेल के अंदर। ये क्या कर देगा, दो ठो नया न्यूक्लियस फॉर्म कर देगा एक ही सेल के अंदर। ये क्या कर देगा, दो ठो नया न्यूक्लियस फॉर्म कर देगा एक ही सेल के अंदर। तो टेलोफेज तक आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस तो हम लोग समझ गए, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस 4 मेन स्टेजेस में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, PMAT। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है एकदम दिखना चालू हो जाता है, विजिबल हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, डुप्लीकेट होने के बाद जो एक एक्स शेप हो जाता है, दिखना चालू हो जाता है। मेटाफेज में क्या है, स्पिंडल फाइबर क्रिएट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, लाइन लाइन, जैसे कपड़ा हम लोग सुखाते हैं ना, रस्सी टाइप का, थ्रेड लाइक का, उसी में क्रोमोसोम अपने आप को अटैच कर लेता है एकदम लाइन वाइज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो रेप्लिकेट करता है, एक्स जो बनता है, वो वापस से ब्रेक होके एक पार्ट ये साइड चला जाता है, ये पोल की तरफ, एक पार्ट ये पोल की तरफ चला जाता है। और टेलोफेज में क्या होता है, ब्रेक होके दो ठो नया न्यूक्लियस एक ही सेल में बनता है। और लास्ट में साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर दो न्यूक्लियस है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को काट के दो नया सेल बना लेता है। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा माइटोसिस का स्टेज। अच्छा, सेल डिवीजन 2 स्टेजेस में होता है, हम लोग पढ़े थे। डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ सेल डिवीजन एंड ऑर्गेनिज्म यूजेस, एक हर ऑर्गेनिज्म का अपना सेल डिवीजन होता है। जैसे बैक्टीरिया ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअल। हम लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइसेक्सुअल। तो द स्टेजेस कैन बी डिफरेंट। जैसे माइटोसिस स्टेज, माइटोसिस स्टेज में क्या होता है, पहले प्रोफेज होता है जहाँ क्रोमोसोम दिखना चालू होता है। उसके बाद मेटाफेज आता है जहाँ पे क्रोमोसोम एकदम अलाइन हो जाता है स्पिंडल फाइबर के ऊपर। उसके बाद क्या आता है, एनाफेज, जहाँ क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। और लास्ट में आता है टेलोफेज, जिसमें क्रोमोसोम अलग हो जाता है। और लास्ट में साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाता है। अब दूसरा स्टेज है मियोसिस स्टेज। द स्टेज ऑफ मियोसिस आर सिमिलर टू माइटोसिस बट द क्रोमोसोम एक्ट डिफरेंटली। मियोसिस और माइटोसिस का स्टेज अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्रोमोसोम उसमें भी सेपरेट होता है, इसमें भी होगा, लेकिन दोनों का काम क्या है, दूसरा होता है। मियोसिस हैज़ 2 फेजेस। मियोसिस में क्या खाली 2 ही फेज होते हैं, विच इंक्लूड 2 सेपरेट सेल डिवीजन विदाउट द DNA रेप्लिकेटिंग बिटवीन दिम। उसमें क्या होता है, जैसे इसमें DNA, जैसे माइटोसिस में DNA रेप्लिकेट करते हैं, हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम X करके बना हुआ है, ये क्रोमोसोम X करके मतलब एक DNA दूसरा से रेप्लिकेट करके ऐसा बन जाता है। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता, मियोसिस में DNA ऐसे सिंगल ही रहेगा। और 2 फेज़ में होता है, जैसे उसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 पार्ट, इसमें भी 2 फेज़ होते हैं, एक मियोसिस 1, मियोसिस 2। और उसके अंदर मियोसिस 1 में 4 स्टेजेस सेम रहता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इसमें सब सारा चीज़ सेम रहता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग अभी ये वाला डायग्राम हम लोग देखे थे, इसमें ये वाला प्रोसेस है माइटोसिस। तो इसमें देखिए DNA अपने आप को रेप्लिकेट करने के बाद कंडेंस हो जाता है। ये एक एक था पहले, उसके बाद जा के दो हो गया, तो ये मतलब अपने आप को डुप्लीकेट किया। उसके बाद मेटाफेज में एक लाइन में आ गया, फिर अब एनाफेज में सेपरेट किया, टेलोफेज में नया न्यूक्लियस बन गया। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, ये एक सिंगल सिंगल है, तो आगे जाके भी सिंगल सिंगल ही रहेगा, फिर ये सिंगल सिंगल ही रहेगा, ये आगे जाके सिंगल सिंगल ही रहेगा। और ये किसको चला जाएगा, गैमेट सेल के पास, स्पर्म के पास। स्पर्म फिर जब फर्टिलाइजेशन करेगा, वो दूसरा के साथ मिलके वापस से ये जो सिंगल सिंगल है इसको ऐसा पेयर बना देगा। ये जो दूसरा वाला न्यूक्लियस में आप लोग देख रहे हैं, इसको ऐसा सेम टू सेम पेयर बना देगा। कौन बनाएगा, जब वो फर्टिलाइज करेगा दूसरा ऑर्गन के साथ। अच्छा, इन प्रोफेज 1, तो एक बार इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं। प्रोफेज 1, द क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड।
प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम दिखना चालू हो जाता है, लेकिन इसमें क्या सिंगल, उसमें क्या रेप्लिकेटेड एक्स है, इसमें क्या सिंगल क्रोमोसोम दिखना चालू हो जाता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर बनता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन के समय अगर हम लोग देखें मियोसिस को उस टाइम पे पढ़े, तो उसमें क्या होता है, जो होमोलोगस पेयर बना मतलब हाफ क्रोमोसोम जैसे 46 होता है ना इन टोटल, 23 तो मेल का गया, 23 जो फीमेल का आया, वो लोग मिला के क्या बना, होमोलोगस पेयर। तो होमोलोगस पेयर एनाफेज में वो लोग वापस से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और टेलोफेज में आगे जाके नया न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोफेज में क्या एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एग। और इसमें क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तुरंत दो ठो नया, एक से दो पैदा होता है। इसमें क्या होता है, दो मिला के एक नया पैदा करता है। तो शायद तक आप डिफरेंट ऐसे समझ गए होंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। माइटोसिस इज द मीनिंग मल्टीप्लिकेशन इनटू टू, और मियोसिस मतलब होता है 2 इज इक्वल टू 1। माइटोसिस मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और मियोसिस क्या होता है 2 इज टू 1। चलिए अब मैं बेसिकली मैं यहाँ आपका क्लास आज रोकता हूँ। और ये अगर आपको मेरे ज्वाइन करना हो, मेरी ऐप है टीचमेंट बोल के, उसमें मेरी आईडी मैं लिंक में डाल दूँगा, उसमें आप मेरे को ऐप में मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल डालता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। और कुछ दिन में मैं ये स्किप करके मैं प्रेजेंटेशन वाइज आपको मेरा बोर्ड ऑर्डर दिया ही हुआ है, वो आ जाए तो मैं उसमें ही आपको पढ़ाना चालू कर दूँगा। चलिए, थैंक यू, टिल देन कीप सेफ, बाय।